वेलकम टू द नॉलेज बेस। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि क्यों चाइना के इन्वॉल्वमेंट के बाद भी यूएसए इतनी जल्दी वॉर में इन्वॉल्व नहीं होगा, और साथ ही ये भी डिस्कस करेंगे कि कब ऐसी सिचुएशंस आ सकती है कि यूएसए को वॉर में इन्वॉल्व होना पड़ेगा, और साथ ही ये डिस्कस करेंगे कि ऐसी वॉर करवा के कैसे यूएसए प्रॉफिट कराता है। पहले आपको ये बता दूं कि यहाँ पर मैं जो भी बता रहा हूँ ये मेरा खुद का एनालिसिस है। मैं काफ़ी समय से जियोपॉलिटिक्स स्टडी कर रहा हूँ और हिस्ट्री में जो हुआ था उसके बेस पर मैं एनालिसिस कर रहा हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप सभी ने देखा है कि रशिया यूक्रेन वॉर कैसे स्टार्ट हुआ है। रशिया को यूएसए और वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ ने इतना प्रोवोक किया कि उसने यूक्रेन पर अटैक कर ही दिया, और फिर जब वॉर स्टार्ट हो गई तब यूएसए ही पहला कंट्री था कि उसने अपने डिप्लोमेट्स को वहाँ से बाहर निकाला था, और सबसे पहले यूएसए वहाँ से भागा था। यूक्रेन में ऑलरेडी बहुत सारे लोग मर चुके हैं। अगर यूएसए को मिलिट्री एक्शन लेना होता तो वो कब का ले चुका होता, बट यूएसए ने ऐसा नहीं किया। यहाँ पे आप रिपोर्ट देख सकते हो कि जब से वॉर स्टार्ट हुआ है तब से जो भी डेथ रिकॉर्ड हुए हैं, एटलीस्ट 15,000 लोग यहाँ पे मर चुके हैं। ठीक है, तो और प्रॉपर्टी का डैमेज भी बहुत ज़्यादा यहाँ पे हो चुका है। तो अगर यूएसए को ये सब देख के अगर एक्शन लेना होता तो कब का ले चुका होता, अभी तक वो वेट नहीं करता, पर यूएसए ने ऐसा नहीं किया है। उसने सिर्फ सैंक्शंस लगाए रशिया पर, और वो भी इतने सारे सैंक्शंस लगा दिए हैं कि रशिया के पास अब खोने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। तो उसके पास वॉर रोकने का कोई रीज़न ही नहीं बचा है। और जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि अगर चाइना वॉर में इन्वॉल्व हो भी जाता है तब भी यूएसए इन्वॉल्व नहीं होगा, और ये बात मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि जब तक यूएसए को खुद का कुछ फ़ायदा नहीं दिखता है तब तक यूएसए वॉर में डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होगा, चाहे रशिया पूरे यूक्रेन पर भी कब्जा क्यों ना कर ले। हाँ, यूएसए पीछे से सपोर्ट ज़रूर करेगा यूक्रेन को। यहाँ पे आप देख सकते हो ये यूएस डिपार्टमेंट ऑफ ट्रेजरी का ये ऑफिशियल रिपोर्ट है कि यूएसए ने कितने बहुत सारे सैंक्शंस यहाँ पे लगा दिया। उसमें से बहुत ही सीवियर सैंक्शंस होते हैं कि स्विफ्ट सैंक्शंस, जो कि यूएसए ने रशिया पर लगा दिए। तो अब रशिया के पास ज़्यादा कुछ बचा नहीं है कि अगर वो वॉर कंटिन्यू भी करता है तो उसके पास खोने के लिए और कुछ ज़्यादा बचा ही नहीं है। ज़रा एक बार सोचो, जब यूएसए को बिना वॉर लड़े ही इतना फ़ायदा मिल रहा है तो वो क्यों डायरेक्टली वॉर में इन्वॉल्व होकर खुद का लॉस करेगा। यूएसए को रशिया पर सैंक्शंस लगाने थे जो वो ऑलरेडी लगा चुका है। अब यूरोपियन कंट्रीज़ भी रशिया से ऑयल और नेचुरल गैस कम परचेस करेंगे, और इवेंचुअली वो ऑयल यूएसए से ही इंपोर्ट करेंगे। हाँ, पर उसके लिए यूएसए को उसका ऑयल प्रोडक्शन ज़रूर बढ़ाना पड़ेगा, और वो बढ़ाने के लिए उसको अच्छा रीज़न भी मिल चुका है। तो यहाँ पे भी आप देखोगे ये आर्टिकल है कि बाइडन जो अभी यूएस के प्रेसिडेंट है, उनके जो ऑफिशियल्स है वो अभी सपोर्ट कर रहे हैं ऑयल और गैस प्रोडक्शन के लिए, क्योंकि यूएस ने बैन लगाया था, क्योंकि वो कुछ इन्वायरमेंट का इशू था, इसके लिए उन्होंने बैन लगाया था ऑयल प्रोडक्शन पे। पर अब जब देख रहे हैं कि उन्होंने रशियन ऑयल बैन किया, और अब वो उनको एक रीज़न मिल गया है कि खुद का प्रोडक्शन मतलब बढ़ाएंगे, ऑयल का प्रोडक्शन बढ़ाएंगे, और उनके जो सिविलियंस है वो भी उस पर कंप्लेंट नहीं करेंगे क्योंकि वॉर सिचुएशंस है। तो उनको एक अच्छा रीज़न मिल चुका है, अभी वो ऑयल प्रोडक्शन बढ़ाएंगे और वो ऑयल वो यूरोपियन कंट्रीज़ को सेल भी करेंगे। अगर आपको लगता है कि यूक्रेन में इतने सारे लोग मर रहे हैं वो देखकर यूएसए कुछ मिलिट्री एक्शन लेगा, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। यूएसए को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता कि दूसरे कंट्रीज़ के कितने लोग मरते हैं, वो सिर्फ अपना प्रॉफिट देखेंगे। और फिर अगर हम हिस्ट्री में देखें तो यूएसए ने तभी वॉर में डायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट लिया है जब उसके खुद के ज़मीन पर अटैक हुआ है। अगर हम वर्ल्ड वॉर 2 में देखेंगे तो यूएसए दिसंबर 1941 में वर्ल्ड वॉर 2 में एंटर हुआ था, जबकि वर्ल्ड वॉर 2 अगर हम यहाँ पे देखेंगे, ये गूगल से इंफॉर्मेशन निकाले, यूएसए 1941 में इन्वॉल्व हुआ था, बट वर्ल्ड वॉर 2 जो है वो 1939 को ही स्टार्ट हो गया था। तब भी यूके और जो फ्रांस है वो आज भी यूएस के जो क्लोज अलाय है वो तब भी यूएस के क्लोज अलाय थे। उन सब पर हिटलर ने अटैक कर दिया था फ्रांस पर, तो हिटलर ने कब्जा भी कर लिया था। तब भी यूएसए सिर्फ उन सबको वेपन से सेल कर रहा था और उससे पैसे कमा रहा था। यूएसए वॉर में तब भी आया जब पर्ल हार्बर पे जापान ने अटैक कर दिया था। यहाँ पे देखें, यहाँ पे लिखा है कि जापान ने पर्ल हार्बर पे जब अटैक किया था तब भी यूएसए वॉर में आया था, और तब भी उसने वर्ल्ड वॉर में इन्वॉल्वमेंट नहीं लिया था, उसने सिर्फ जापान पर अटैक किया था। बट जब जर्मनी और इटली ने वॉर डिक्लेयर करी यूएस पर, तब भी यूएसए फुल्ली एंगेज हुआ था सेकेंड वर्ल्ड वॉर में।
और जब 9/11 अटैक हुआ था तब अफ़गानिस्तान पर अटैक कर दिया था यूएसए ने। जब टेररिस्ट अटैक दूसरी कंट्रीज पर भी होते थे तब यूएसए ने कुछ नहीं किया था। उसने रिएक्ट तभी किया जब उसके खुद के ज़मीन पर अटैक हुआ। और भी काफ़ी एग्जांपल्स है कि जैसे कि इराक वॉर, सीरिया वॉर, वियतनाम वॉर। तो इन सब बातों को देख के हमें पता चलता है कि रशिया यूक्रेन वॉर में जब तक यूएसए पर अटैक नहीं होता या फिर उन्हें कुछ फ़ायदा नहीं मिलता है उस वॉर से, तब तक यूएसए डायरेक्टली वॉर में इन्वॉल्व नहीं होगा। अगर आपको लगता है कि किसी नेटो कंट्रीज पर अटैक हो जाने से, मतलब रशिया अगर किसी नेटो कंट्री पर अटैक करता है तब ऐसा आपको लगता है कि यूएसए वॉर में इन्वॉल्व हो जाएगा, तो देखिए इसका भी चांसेस है जो कि बहुत ज़्यादा कम है, क्योंकि पास्ट में भी ऐसी बहुत सारी ट्रीटीज़ है जो कि टूट चुकी है। इन सब बातों से एक चीज़ तो क्लियर है कि जब तक यूएसए को प्रॉफिट नहीं दिखेगा तब तक वो वॉर में इन्वॉल्व नहीं होगा। देखो, बिना वॉर लड़े ही यूएसए को बहुत सारे प्रॉफिट हो रहे हैं। उसने बहुत सारे सैंक्शंस रशिया पर ऑलरेडी लगा दिए हैं। उसने जो सैंक्शंस उसने रशिया पर लगाए उससे अल्टीमेटली फ़ायदा है वो यूएसए का ही होने वाला है। जब ऐसे वॉर्स होते हैं तो उसका यूएसए का बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है, क्योंकि आपको पता होगा कि क्योंकि यूएसए उन कंट्रीज़ को वेपन सप्लाई करके बहुत सारे पैसे कमा लेता है। आप जानते होंगे कि यूएसए वर्ल्ड का सबसे बड़ा आर्म्स एक्सपोर्टर है, और आर्म्स मैन्युफैक्चर करने वाली और उसको एक्सपोर्ट करने वाली जो सभी बड़ी कंपनीज़ है वो यूएसए की है। यहाँ पर भी आर्टिकल आप यहाँ पे देखोगे कि यूएसए नंबर 1 पे है, और यूएसए का जो टोटल शेयर है मार्केट, जो आर्म एक्सपोर्टर मार्केट है उसमें 37% है। देखिए कितना बड़ा शेयर यूएसए के अकेले के पास है। और देखोगे सेकेंड नंबर पे यहाँ पे कौन है? सेकेंड नंबर पे यहाँ पे रशिया है। अभी एक बात बताने की ज़रूरत है नहीं, आप खुद समझ गए होंगे कि ये जो 20% शेयर जो रशिया का है, मतलब मैं अभी इसको था ही बोलूँगा जो रशिया का था, क्योंकि यूएसए ने ऑलरेडी बहुत सारे सैंक्शंस रशिया पर लगा दिए। तो कोई भी कंट्री अभी रशिया से मोस्टली कोई कंट्री कम परचेस करेंगे। जो ये आम से इंपोर्ट करते थे रशिया से वो बहुत ज़्यादा कम हो जाएंगे, और अल्टीमेटली वो किससे परचेस करेंगे? वो यूएसए से ही परचेस करने वाले हैं। ठीक है, तो मैं ये नहीं बोलूँगा कि ये पूरा 20% यूएसए के पास चला जाएगा, बट इसमें से मेजर पार्ट जो है वो यूएसए के पास ही जाने वाला है। तो आप फ्यूचर में देखोगे यूएसए का आर्म्स एक्सपोर्ट भी बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है। तो ये है, मतलब देखिए यूएसए को कैसे ऐसे फ़ायदा हो रहा है कि उसको वो खुलेआम सैंक्शंस लगा रहा है रशिया पर, और उसके पास रीज़न भी है प्रॉपर सैंक्शंस लगाने के लिए। वर्ल्ड वॉर 2 में भी यूएसए ने वेपन सप्लाई करके बहुत सारा पैसा कमाया था। उसके बाद भी आप अगर नोटिस करेंगे तो कभी भी पूरी दुनिया में पीस मेंटेन नहीं हुआ है। दुनिया में किसी ना किसी जगह वॉर चलती ही रहती है। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद भी कोल्ड वॉर स्टार्ट हो गई और साइमल्टेनियसली बहुत सारी वॉर्स भी चलती रही। और यूएसए ने अभी भी अफ़गानिस्तान से पुल आउट कर ही लिया था, और रशिया यूक्रेन वॉर भी स्टार्ट हो गई। तो इससे कहीं ना कहीं हमें यह पता चलता है कि यूएसए नहीं चाहता है कि वर्ल्ड में शांति बनी रहे। अगर सभी जगह शांति बनती है और सब मिलजुल कर रहते हैं तो आप खुद ही सोच सकते हैं कि यूएसए के वेपन्स कौन परचेस करेगा और वो किसको वेपन सेल करेंगे। यूएसए वेपन सेल करके तो बिलियंस ऑफ डॉलर्स कमाता है। रशिया यूक्रेन वॉर होने के पीछे भी यूएसए का कंट्रीब्यूशन हमें दिखता है। ऐसे ही जो भी वॉर्स पहले हुई है वो वॉर्स होने के या करवाने के पीछे यूएसए का हाथ है, ऐसा हमें कहीं ना कहीं से हमें पता चल ही जाता है। इससे वो अपने वेपन सेल कर पाते हैं। उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता है कि कितने सिविलियंस और सोल्जर्स यहाँ पे मरते हैं। तो गाइज रिसेंटली आपने यह आर्टिकल ज़रूर देखा होगा, ये कुछ ही दिन पहले, 3-4 दिन पहले पब्लिश हुआ था कि जर्मनी जो है वो यूएसए से F-35 जो फाइटर प्लेन्स है वो परचेस करने वाला है। देखिए यहाँ पे आप क्रोनोलॉजी समझ रहे हैं यहाँ पे कैसे हो रही है, मुझे भी एक मीम याद आ गया। तो देखिए यहाँ पे जब अभी जर्मनी भी यूएसए से फाइटर प्लेन परचेस करेगा तो यूएसए ने यूरोप में अस्थिरता क्रिएट कर दी है। जो कि रशिया यूक्रेन वॉर हो गई है उससे क्या हो गया कि उससे यूरोप में अस्थिरता क्रिएट हो गई है अब। और जो यूरोपियन कंट्रीज है वो डर गए अभी काफ़ी, उनको भी लग रहा है कि रशिया उन पर भी अटैक कर सकता है। इसके लिए वो अभी थोड़ा डर गए वहाँ पे, तो डर का माहौल वहाँ पे क्रिएट हो चुका है। तो अब वो सारी कंट्रीज जो यूरोपियन कंट्रीज है वो क्या करेंगी, वो उनके पास वो अपना डिफेंस स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करेंगे और उसके लिए वो यूएसए से वेपन परचेस करने वाली है। तो देखा आपने कैसे, मतलब दो कंट्रीज़ का वॉर हो रहा है और उससे ऑटोमेटिकली कैसे यूएसए को ये फ़ायदा हो रहा है, क्योंकि अभी जर्मनी परचेस करेगा और आप फ्यूचर में देखेंगे कि बहुत सारे यूरोपियन कंट्रीज़ हैं वो यूएसए के वेपन्स परचेस करने वाले, तो उससे यूएसए बिलियंस ऑफ डॉलर्स यहाँ पे कमाने वाला है।
तो आपको पता चल गया होगा कि अल्टीमेटली कोई भी वॉर हो तो उससे फ़ायदा यूएसए को ही पहुंचता है। मेरी जो एनालिसिस थी वो मैंने आपके सामने रख दी है, तो इससे आपको भी पता चल गया होगा कि यूएसए अभी इस वॉर में शामिल क्यों नहीं होगा, और अगर होता भी है तो कब होगा। अगर आपके इसमें कुछ अलग पॉइंट्स है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। तो अभी के लिए बस इतना ही। जय हिंद।